हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भित्तियाँ। ये बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर पर्यावरण भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रवाल भित्तियों पर आपसे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें प्रवाल किसे कहते हैं, साथ ही प्रवाल के रहने के लिए या प्रवालों के सर्वाइवल के लिए किस प्रकार की दशाएं समुद्र में आवश्यक होती है, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रवालों के प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रवाल भित्तियाँ। What are the coral reefs? अब हम बात यहाँ करते हैं कि coral reefs होती क्या हैं। अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन सीक्रेट बाय कोरल पॉलिप्स। इसको हम क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं। कोरल एक प्रकार का जीव है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का भक्षण करता है और चूने को उत्सर्जन करता है, और उससे जो एक विशाल श्रृंखला बनती है इन प्रवालों की, इनके उत्सर्जन की वजह से चूने की एक धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर सा बन जाती है। मृत प्रवालों के ऊपर लगातार ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स। अब आती है बात कि कोरल रीफ्स जो हैं उनके लिए क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ये कहाँ कहाँ पर हमें मिलेगी, इनकी जो विकास है और इनकी जो स्थानीयकरण है, इनका जो वितरण है वो किससे प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है लैटिट्यूड्स, यानी कि जो प्रवाल भित्तियाँ होती है उनको अक्षांशीय स्थिति काफ़ी प्रभावित करती है। यह हमेशा मध्य अक्षांशों में पाए जाएंगे, क्योंकि इनको मिनिमम 27 डिग्री टेम्परेचर तक का इनको आवश्यकता होती है। समुद्री जल में ये मिलेगी। जहाँ पर 27 डिग्री तापमान से अधिक होगा या उससे कुछ ज़्यादा कम होगा तो उन क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाएंगी। तो अक्षांशों के अनुरूप यह मध्य अक्षांशों में अधिक पाई जाती है। दूसरा है टेम्परेचर का सीधा ही इससे लैटिट्यूड से संबंध है। और अगला है लाइट। हमेशा जो प्रवाल भित्तियाँ होती है इनको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन पर कई प्रकार की ऐसी वनस्पतियाँ होती है जिन पर ये निर्भर होते हैं, जिन्हें हम सजीविता भी कहते हैं। क्योंकि जो ये प्रवाल भित्तियाँ होती है इनके ऊपर जो अलग प्रकार के कुछ लाइकेंस पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसमें नीली हरित शैवाल पाई जाती है, जिस पर ये अपने भोजन के लिए निर्भर है। तो वह सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही सर्वाइव कर पाती है, इसीलिए ये ज़्यादा अधिक समुद्री गहराई में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। ये तट के आसपास के एरिया में पाई जाती है, जहाँ पर 100 से 150 मीटर गहराई हो और सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँच सके। अगला है सैलिनिटी। अधिक सैलिनिटी यानी अधिक लवणता और कम लवणता सूर्य ये प्रवालों के विकास के लिए हानिकारक है, इसलिए मध्यम लवणता में इन प्रवालों का विकास होता है। टर्बिडिटी और सेडिमेंटेशन। अधिक गंदले जल में और अधिक जहाँ अवसाद होता है उन क्षेत्रों में प्रवाल विकसित नहीं होते, क्योंकि टर्बिडिटी और जितने भी गंदले जल की वजह से इनमें के मुख बंद हो जाते हैं, प्रवालों के मुख, इसलिए ये वहाँ भी विकसित नहीं होते। इनके लिए साफ जल की आवश्यकता होती है। वेव एक्शन। जहाँ पर बहुत ज़्यादा समुद्री लहरें चलती हैं उन क्षेत्रों में भी यह अधिक नहीं पाए जाएंगे। एरियल एक्सपोजर। तो ये जो है सभी कंडीशन प्रवालों के विकास के लिए ज़रूरी है। अब जो आता है ओरिजिन ऑफ रीफ्स। कुछ अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने प्रवालों की उत्पत्ति को लेकर अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। आपके कोर्स में इस सिद्धांत भी दिए गए हैं, इनको हम आगे देखेंगे। पहला है सब्सिडेंस थ्योरी। इसको हम डार्विन महोदय ने दिया था, डार्विन और डाना महोदय ने। इसको प्रवालों की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत भी कहते हैं। सॉल्यूशन थ्योरी सेम्पर और मरे ने दिया था, ये सेम्बर्ज बैंक थ्योरी। और ग्लेशियल अप्रोच थ्योरी वो दिल्ली ने दी थी। तो इन सब सिद्धांतों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब आता है कि कोरल कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रवाल भित्तियाँ होती है 3 तरह की होती है मेनली, वरना और भी इनके प्रकार हैं। फ्रिंगिंग रीफ दैट डायरेक्टली अटैच टू द शोर और बॉर्डर इट विच इंटरवेडिंग सेलो चैनल टू लगून। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फ्रिंगिंग रीफ होती है यह तट के समीप होती है, तट से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि ये तट है। अब इसके जुड़कर एक प्रवाल भित्तियों का समुद्री गहराई में अगर विकसित हो जाती है तो उसको हम बोलेंगे फ्रिंगिंग रीफ। अब इनके बीच में प्रवाल और तट के बीच में पानी भर जाता है, यानी कि जल भर जाने की वजह से प्रवालों और तट के बीच में एक झील का निर्माण हो जाता है, लेगून का निर्माण हो जाता है। तो वो फ्रिंगिंग रीफ की विशेषता है। दूसरी है बैरियर रीफ। बैरियर से मतलब है अवबाध। जैसे कि कोई तट है, तट से थोड़ा दूर लंबी श्रृंखला के रूप में एक विशाल इसका प्रवाल श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बैरियर रीफ।
और इनके बीच में भी एक लगून होती है जो काफ़ी डीप होती है, इसलिए इसको हम बेरियर रीफ कहते हैं। अटोल रीफ, अटोल जो रीफ होती है इसका निर्माण एक घोड़े की नाल की तरह होता है गोलाकार रूप में, और किसी आइलैंड के आसपास भी हो सकता है, और इसके बीच में एक लेगून हो सकती है बहुत बड़ी सी। तो ये है अटोल। कोरल फॉर्मेशन, अब बात ये आती है कि जो कोरल्स होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। कोरल लीव्स आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय नेचुरली एक्टिविटी एज वेल एज द ओल्डेस्ट इकोसिस्टम। ये हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इनका स्वतः ही प्रकृति के द्वारा निर्माण होता है। ये जीव चूने के भक्षण के कारण धीरे धीरे जीव जब मरते जाते हैं तो इनकी श्रृंखला निर्मित होती चली जाती है चूने की, तो उसी को हम प्रवाल कहते हैं। Corals are small animals, polyps that have tiny tentacles for the purpose of feeding from microscopic plankton. Each polyp leaves behind the calcareous skeleton when they die. This elaborates coral reefs through time. जैसे जैसे ये कॉरल्स होते हैं ये इसका चूने का भक्षण करते हैं, और ये चूने के खोल के अंदर ये जीव निवास करता है। जैसे जैसे कोरल मृत होते जाते हैं चूने के खोल के ऊपर जमा होता चला जाता है, उससे एक श्रृंखला निर्मित हो जाती है। कोरल स्केलेटन है वेरियस जियोमेट्रिक फॉर्म्स, स्फेरिकल, स्टार शेपन एंड पिलर शेप्ड। जो कोरल्स होते हैं ये अलग अलग तरह के जियोमेट्रिक फॉर्म्स में ये जमा हो जाते हैं, और उसी से अलग अलग कलर के अलग अलग आकार के हमें कोरल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी 3 टाइप बताए गए हैं कोरल के, अटोल रीफ, फ्रिंगिंग रीफ और बेरियर रीफ। इस डायग्राम में हम बहुत स्पष्ट तरीके से इसको देख सकते हैं कि यहाँ जो फ्रिंगिंग रीफ है ये फ्रिंगिंग रीफ तट के साथ में जुड़ी हुई है, उसका विकास होता है। बेरियर रीफ थोड़ा तट से दूर लंबी श्रृंखला के रूप में विकसित हुई है और ऊर्ध्वाधर इसमें विकास होगा। साथ ही साथ अटोल जो है किसी आइलैंड के चारों ओर विकसित हुई है। तो ये तो थे अटोल के उदाहरण। ये मालदीव जो है एक अटोल ही है, यानी कि कोरवालों से निर्मित द्वीप है मालदीव। अब टाइप्स ऑफ कोरल में इसमें हम अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में देख सकते हैं कि स्टार कोरल रीफ जो कि एक स्टार की तरह है, ट्री, ब्रेन और पेंची कोरल रीफ। यहाँ एक डायग्राम में हम देख सकते हैं जिसमें कुछ उदाहरण भी साथ में लिए गए हैं। बड़े बड़े जो विश्व में कोरल रीफ मौजूद है, ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। रेड सी कोरल रीफ ये इजिप्ट में है। न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ ये भी कैलेडोनिया में है। मेसो अमेरिकन बैरियर रीफ, फ्लोरिडा रीफ, जोंगर्स आइलैंड साउथ चाइना सी में है। तो ये यहाँ पर हम अलग अलग टाइप्स देख सकते हैं कोरल का। इसमें हम देखेंगे कि हेड कोरल रीफ इस तरह की होती है, स्टार कोरल रीफ इस तरह की होती है। ये दिखने में एक जीव की भांति दिखाई देते हैं पर वास्तव में ये प्रवाल होते हैं। अब यहाँ पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में अक्सर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, कहाँ स्थित है और क्या इसका महत्व है। इसकी जो लोकेशन है और लंबाई है, अगर हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की तो ये लगभग 1,32,974 मील स्क्वायर में ये फैली हुई है। ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के बिल्कुल समीप स्थित है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डिस्क्राइब किया गया है 1981 में। थाउजेंड्स ऑफ रीफ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड मेड ऑफ द 60 टाइप ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट कोरल। इस जो एरिया है, जो कोरल रीफ है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यह लगभग 1000 जो रीफ्स हैं उनसे मिलकर बनी हुई है और काफ़ी सारे आइलैंड्स पर बने हुए हैं। इट्स होम कंटेन्स स्पेशीज ऑफ कलरफुल फिश, मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टारफिश प्लस स्टार्च। मतलब यानी कि कुल हम मिला के हम कह सकते हैं कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से रिच एरिया है जहाँ पर समुद्री जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो रेड सी कोरल रीफ भी इसमें है। द इंडियन ओशन में भी ये मौजूद है। टाइप्स ऑफ रेड सी कोरल रीफ, इसमें सॉफ्ट कोरल है और हार्ड कोरल है। हार्ड कोरल में वो सभी कोरल सम्मिलित है जो मृत प्रवाल हैं, और सॉफ्ट कोरल में ज़्यादातर जीवित प्रवाल सम्मिलित हैं। द निंगालू रीफ ये भी एक फ्रिंगिंग रीफ है और यह वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी फ्रिंगिंग रीफ है जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके साथ ही डिस्ट्रक्शंस ऑफ कोरल रीफ, अब यहाँ पर बात ये आती है कि वर्तमान समय में जो कोरल्स है निरंतर विलुप्ति के कगार पर हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। उसका कारण है समुद्री प्रदूषण, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ओवर डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज, यानी कि जो कोस्टल एरियाज है उनमें काफ़ी ज़्यादा ओवर डेवलपमेंट की वजह से पोल्यूशन बढ़ गया है।
लैंड सेटलमेंट्स बढ़ गए हैं और इस कारण वहाँ पर उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं रहा है, इसलिए कोरल रीफ्स ख़त्म हो रही है। डिक्लाइंस इन द वाटर क्वालिटी, वाटर पोल्यूशन की वजह से भी इनके निरंतर समाप्ति होती जा रही है, क्योंकि वाटर जो नेविगेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उसके साथ में इनमें ऑयल लीकेज की वजह से, पेट्रोलियम लीकेज की वजह से, पेट्रोलियम टैंकर्स के एक्सीडेंट्स की वजह से काफ़ी कॉरल्स खब समाप्त हो चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, ओवर फिशिंग, ब्लास्ट फिशिंग, केयरलेस टूरिज्म, ये सब काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़े कारण माने जाते हैं कोरल रीफ्स के डिस्ट्रक्शन के। तो ये थे, इसको हम कहते हैं प्रवाल डिस्ट्रक्शन या प्रवालों का विनाश। अब प्रवालों के विनाश के लिए जो कारण है वो सब ये जिम्मेदार है। प्रवालों के विनाश में क्या है, प्रवालों का विरंजन हो जाता है। अब इसको जो प्रवाल विरंजन है ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम आगे देखेंगे। प्रवाल विरंजन की प्रक्रिया में प्रवालों के मरने की ये प्रक्रिया है जिसमें प्रवाल अलग अलग रंग से न होकर सफ़ेद पड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, उसको हम प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रवाल विरंजन के साथ में हम अध्ययन करेंगे। उसमें देखेंगे कि प्रवाल विरंजन क्या होता है, क्या उसके कारण हैं और कैसे हम इसको रोक सकते हैं, और प्रवालों का वैश्विक जो जैव विविधता है उसके लिए क्या महत्व है।